तो देखो अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो मेथड से हो सकता है। कौन कौन से मेथड उसमें? जो 97% होता है वो किसके साथ में होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में। और क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, जो भी अपना काम बाकी है उसको बाद में कर लेना। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। क्या अनस्टेबल होता है? हाँ। और इसको ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजनेशन है कि ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है? जो ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें जो पहले था वही बाद में रहता है। ओके, ये जो ऑक्सीजन थी वो 3% प्लाज्मा के साथ में चली जाती है डिजोल्व फॉर्म में, और 97% जो होता है वो किसके साथ में चला जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में चला जाता है। अब मेरे को ये बताइए कि जो ये ऑक्सीजन है इसका प्लाज्मा के साथ में कितना परसेंटेज जाता है? 3% जाता है। और डिजोल्व फॉर्म में कितना जाता है? हाँ, और क्या गलत बता रहे हैं इसमें? सही बताओ फिर। डिजोल्व मैंने पूछा ही नहीं है। हीमोग्लोबिन। अच्छा, वापस से सुन लो, कंफ्यूजन जो भी उसको क्लियर करो, पहले आराम से सुनो ना। ऐसा नहीं कि किसी ने जल्दी गलत बता दी तो उसको नंबर मिल जाएंगे। लेट बताओ लेकिन सही बताओ। डिजोल्व फॉर्म में कितना परसेंटेज आता है ऑक्सीजन का? 3%। ठीक है, और प्लाज्मा के साथ में कितना परसेंटेज आता है? 3% ही जाता है। और हीमोग्लोबिन के साथ में कितना परसेंटेज आता है? 97% जाता है। फिर अपन ने CO2 के लिए 3 मेथड बताए थे मैंने, कौन कौन से हैं? हीमोग्लोबिन के साथ में कितना जाएगा? 23%। बाइकार्बोनेट के साथ में कितना जाता है? 70%। प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में कितना जाता है? अच्छा, अब वापस से CO2 के लिए आपको आंसर बताना है कि CO2 का प्लाज्मा के साथ में कितना परसेंट होता है? 77। क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट वाला है ना, ये भी प्लाज्मा के थ्रू ही जाता है। देखो हुआ क्या, ये तो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में जा रहा है, ये तो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में है, लेकिन ये भी किसके साथ में जाएगा? प्लाज्मा के साथ ही जाता है। तो प्लाज्मा के साथ में CO2 का टोटल 77 हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि CO2 का प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में कितना होता है तो कितना बताओगे? 7 बताओगे। ये दोनों बातें क्लियर है? ठीक है, तो जैसे कि अपन ने पढ़ लिया था किसका? ऑक्सीजन वाला पार्ट। अब देखो होता क्या है, लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ठीक है। और राइट साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। और इसका जो मेजर जो रीजन होता है डिसोसिएशन का वो क्या होता है? यहाँ पे PCO2 ज्यादा है। क्या है? PCO2 ज्यादा है। तो देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ध्यान से सुनना, ब्रेकडाउन ऑफ HbO2। HbO2 को क्या बोला जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये किस लेवल पे? टिश्यू लेवल पर। किसकी वजह से? PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होने की वजह से ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इस टूटने के प्रोसेस को बोला जाता है बोहर इफेक्ट। क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे इसको? बोहर इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हाई PCO2 कंसंट्रेशन की वजह से या फिर हाई प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से क्या हो जाना? ब्रेकडाउन हो जाना या फिर डिसोसिएट हो जाना। इसको कौन सा इफेक्ट बोला जाता है? बोहर इफेक्ट। बिकॉज इस इफेक्ट को किसने विजुलाइज किया था? बोहर ने, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब CO2 की। तो बताइए CO2 का 3 तरीके से अपन करवा सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा है? एल्वुलाई वाला पार्ट, ठीक है। देखो एल्वुलाई के पास में जो आरबीसी मिल जाती है, ठीक है। नीचे जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? टिश्यू। ये क्या है? तो टिश्यू लेवल पे भी तो आरबीसी मिलेगी।
ये टिश्यू लेवल वाली आरबीसी है। अब बताओ CO2 का जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ से कहाँ पे होता है, टिश्यू से एल्वेलाई या फिर एल्वेलाई से टिश्यू, टिश्यू से। और ऑक्सीजन का, ठीक है, तो आप, मैंने ऑक्सीजन को आपको बता दिया है, तो तुम बता सकते हो ऑक्सीजन का कैसे कैसे होगा। देखो ये आरबीसी का अंदर है और आरबीसी के अंदर वाला जो बाहर जो पार्ट रहता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से ऑक्सीजन जो आती है तो वो डायरेक्टली प्लाज्मा के थ्रू आ जाती है, कितना परसेंट, 3% विद प्लाज्मा। और 97% कैसे आएगी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में आती है। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले, अब जो हीमोग्लोबिन है वो मिलेगा कहाँ पे, आरबीसी में। ये अपन ने आरबीसी बनाती है, यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी और क्या बन जाता है, ये HbO2 बन जाता है, ठीक है। फिर अपन ने बताया था कि ये जो HbO2 जो बना है वो कैसा बना है, अनस्टेबल बना है, लेकिन इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी तो होना चाहिए, पता लगे कि यहाँ तक तो वो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही टूट गया। भी अपन को पहुंचाना कहाँ तक था, टिश्यू के पास तक, और पता लगे कि ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि वो पहले से ही टूट चुका है, तो इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने का काम जो करता है वो करता है पोटेशियम आयन। तो अब ये कौन सा कंपाउंड बना लेता है, KHbO2। तो ये KHbO2 होता है, इसकी फॉर्म में कहाँ पे चला जाएगा, अब टिश्यू लेवल पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, टिश्यू लेवल पे चला जाता है। ये आ गया है टिश्यू लेवल पे। अभी मैंने CO2 का तो कुछ नहीं बताया, अपन ऑक्सीजन का ही देख रहे हैं, ठीक है। KHbO2 था, अब ये वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस किस में, K+ बन गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई है। ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाएगी, टिश्यू के पास में चली जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाती है, CO2 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज फ्री है, एक तो पोटेशियम फ्री है और एक हीमोग्लोबिन फ्री है। अब इस CO2 को लेके जाने का काम, पहले बताओ डिसॉल्व फॉर्म में कितना परसेंट जाता है CO2 का, तो उसको तो अपन पहले ही भेज देते हैं, ठीक है। ये 7% है प्लाज्मा के साथ वाला। फिर हीमोग्लोबिन के साथ में भी तो जाता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ में कितना परसेंट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, HbCO2, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोसेस था यहाँ पे कंपाउंड बन गया है, अब ये ट्रेवल करता कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस वाली आरबीसी पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे कौन पहुंच चुका है, HbCO2। बताओ यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे क्या क्या अलग चीज हो जाती है, Hb और CO2 बाहर चली जाती है। अब इसके पास में हीमोग्लोबिन है, अभी हीमोग्लोबिन इधर से जो ऑक्सीजन आएगी उसके साथ में जुड़ जाएगा और नीचे तक आ जाता है। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन फ्री हुआ है वो इधर से CO2 को लेके चला जाता है। ये तो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ में अपन ने कितना परसेंट कैरी कर वो ट्रांसपोर्ट करवा दिया है, 23। अब बच गया कौन सा, बाइकार्बोनेट वाला। तो अब देखो CO2 वापस से इस आरबीसी में ही जाएगा और आपको पता होगा आरबीसी में होता है क्या, H2O, और ये बना लेता है क्या, H2CO3। लेकिन इसको बनाने के लिए एक एंजाइम की नीड होती है, इसको एंजाइम को बोला जाता है CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम होता है ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है ना यहाँ पे, ये रिएक्शन वापस से रिवर्सिबल हो जाती है क्योंकि हमें बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भेजना है ये। तो इसको वापस से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है H2CO3 का, किस किस में, H+ में और SCO3- में। अब ये क्या बन चुका है, बाइकार्बोनेट बन चुका है। अब देखो अपन ने बोला था कि उसको बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी वो किसके साथ में जाता है, प्लाज्मा या आरबीसी, प्लाज्मा के साथ में। क्या ये जो बाइकार्बोनेट जो बना है वो आरबीसी के अंदर है कि प्लाज्मा के अंदर है, आरबीसी के अंदर है। तो इसको पहले तो आरबीसी से बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये आ चुका है प्लाज्मा में, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये क्या है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अभी ये खुद के पास में कौन सा है, नेगेटिव है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पॉजिटिव आयन चाहिएगा या फिर नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और आपको पता होगा इस प्लाज्मा में NaCl रहता है। अब NaCl है वो किस किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। तो बताओ ये SCO3- से कौन सा आयन बाइंड होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव में भी कौन सा, सोडियम या क्लोराइड, सोडियम। तो इससे रिएक्शन हो जाती है किसकी, सोडियम की, और ये बना लेता है क्या, NaH
ठीक है, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वो अपन ने जो कार्बोनेट बताया था मैंने बाइकार्बोनेट, वो कौन सा वाला बाइकार्बोनेट है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला गया है, फिर कहाँ पे? और कितना परसेंट था ये? 70% हो गया। लेकिन एक दिक्कत हो गई थी फिर यहाँ पे। क्या दिक्कत हुई थी कि अपन ने आरबीसी से जब इस SCO3 माइनस को बाहर निकाला तो अंदर बताओ नेगेटिव आयन कम होंगे या नहीं होंगे? कम हो जाएंगे। तो बताओ आरबीसी के अंदर का जो बैलेंस है वो बैलेंस ही रहेगा कि इम्बैलेंस हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आरबीसी क्या बोलेगी प्लाज्मा को कि तुम हमारा SCO3 माइनस लेकर के गए हो, तो हमें इसके बदले में कुछ तो चाहिए। अब बताओ इसका जो कंपनसेटरी है वो नेगेटिव को लेके गए हैं, तो पॉजिटिव से तो काम चलेगा ही नहीं। क्या चाहिए उसको भी? वापिस से नेगेटिव चाहिए। अब प्लाज्मा के पास में कौन सी ऐसी फ्री चीज है जो उसको वो दे सकता है? Cl माइनस था, क्योंकि उसने उसको तोड़ रखा था। तो होता क्या यहाँ पे, ये जो Cl माइनस था ना, SCO3 माइनस आया था और Cl माइनस अंदर चला जाता है। इसका मतलब हमने इस क्लोराइड को, ये क्लोरीन है कि क्लोराइड है? क्लोराइड है ना। इस क्लोराइड को क्या करवाया? शिफ्ट करवाया है। करवाया नहीं करवाया? कहां से कहां तक? प्लाज्मा से आरबीसी या आरबीसी से प्लाज्मा? प्लाज्मा से आरबीसी। तो इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। और ये जो क्लोराइड जो शिफ्ट होता है वो P2R होता है। P2R का मतलब प्लाज्मा टू आरबीसी। और अगर ये हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है? इसका क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमने क्लोराइड शिफ्ट करवाया है, मतलब कि जो क्लोराइड आयन को जो अंदर भेजा है उसका रीजन क्या है, वो किसके रेस्पॉन्स में है? क्योंकि हमने SCO3 माइनस को बाहर निकाला था। और वो निकालना जरूरी था क्या? यस, जरूरी था, क्योंकि हमें उसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करवाना था। और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करवाना तो किसके साथ में ट्रांसपोर्ट होगा? वो प्लाज्मा के साथ में ट्रांसपोर्ट होगा। आएगा समझ में? तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इस क्लोराइड शिफ्ट का ही एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है हेम्बर्गर फिनोमेना। क्या बोला जाता है इसको? हेम्बर्गर फिनोमेनन, मतलब प्रोसेस का नाम होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि ये क्लोराइड शिफ्ट हमने कैसे कहां से कहां पे करवाया है? प्लाज्मा से आरबीसी करवाया है। और SCO3 माइनस कहां से कहां पे करवाया था? आरबीसी टू प्लाज्मा में। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से जवाब देना कि जो क्लोराइड शिफ्ट होता है वो कौन सी गैस के ट्रांसपोर्ट में होता है? वो CO2 गैस के ट्रांसपोर्ट में होता है। क्लोराइड का करवाते हैं, लेकिन कौन सा ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं अभी अपन? ये CO2 वाला पढ़ रहे हैं। तो कौन से वाले में करवाते हैं ट्रांसपोर्ट? किसका करवाते हैं? क्लोराइड आयन का। लेकिन कौन सी गैस के ट्रांसपोर्ट में करवाते हैं? CO2 के में करवाते हैं। क्लियर है सबको ये बात? तो देखो जो CO2 होता है इसका अपन 3 तरीके से करवा सकते हैं। फर्स्ट वन इज आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में। कितना परसेंट? हीमोग्लोबिन के साथ में 23%। अगर उसका रेंज बताना है तो 20 से 25। ठीक है। दूसरा आ जाता है कौन सा? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70%, लेकिन वो भी प्लाज्मा के साथ में। फिर लास्ट वाला कौन सा आ जाता है? प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में कितना? 7%। समझ में आया? ये जो क्लोराइड शिफ्ट जो हुआ है इन तीनों मेथड में से कौन से वाले मेथड में काम आया? जब बाइकार्बोनेट वाला करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो क्लोराइड शिफ्ट जो करवा रहे हैं ये कौन से वाले प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है? बाइकार्बोनेट के साथ में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, उसके साथ में यूज किया जाता है। अच्छा, CO2 का जो मैक्सिमम है वो पार्ट किसके साथ में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? बाइकार्बोनेट के साथ में। कितना परसेंट होता है वो? 70% होता है। क्लियर हुआ इतनी बात? करिए नोट। अच्छा, एक चीज को और जवाब दे दो मेरे को। देखो, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था वो अपन ने कहां पे बनाया है? कौन से वाले लेवल पे बनाया है? एल्वुलाई लेवल पे। और इसका डिसोसिएशन कहां पे हुआ है? टिश्यू लेवल पे हुआ है। अब जो CO2 और हीमोग्लोबिन बनाया है इसको बोला जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? टिश्यू लेवल पर हो रहा है। और उसका ब्रेकडाउन कहां पे होगा? एल्वुलाई लेवल पे। ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। अच्छा, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है देखो कि ब्रेकडाउन ऑफ कौन सा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट दी टिश्यू लेवल बिकॉज ऑफ दी हाई PCO2। इसको क्या बोला था? बोहर इफेक्ट बोला था। वैसे ब्रेकडाउन अपन कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन का भी तो करवाएंगे।
ब्रेकडाउन ऑफ HbCO2, इसको बोला क्या जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कहाँ पे होता है इसका ब्रेकडाउन? एल्वियोलाई लेवल पर होता है। किसकी वजह से ज्यादा होगा? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको बोला जाता है क्या? हेल्डन इफेक्ट। क्या बोला जाता है? हेल्डन इफेक्ट। क्या केमिस्ट्री वाला ही है और क्या? करो नोट। ये है एल्वियोलाई। देखो आराम आराम से नोट करना, पहले ऑक्सीजन वाला नोट करो, फिर CO2 वाला नोट करो। तो देखो एक बार मेरे को वापस से बताइए, CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है फर्स्ट वो कैसे किया जा सकता है? हीमोग्लोबिन के साथ में। और हीमोग्लोबिन के साथ में जो CO2 जो बाइंड होता है उसको कंपाउंड कौन सा बोला जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अच्छा ये भी बताइए, ये स्टेबल होना चाहिए कि अनस्टेबल होना चाहिए? ये भी सेम केस होना चाहिए। और प्रोसेस इसका भी कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजनेशन? रीजन सेम ही होता है ना। इसके साथ में जो जाता है कितना परसेंटेज जाता है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाता है। सेकंड जो था, अब जैसे पहले अपन ने लिख दिया था क्या बाइकार्बोनेट, अब अपन को पता भी लग चुका है कि किसकी फॉर्म में भी जाता है बाइकार्बोनेट में? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट में जो SCO3 माइनस होता है वो कहां से कहां पे मूव करता है? RBC से प्लाज्मा में। क्या इसके लिए हमने कोई भी पर्टिकुलर नाम वगैरह बताया कि मैंने नहीं बताया? ठीक है, पर इसको रेस्पॉन्स को वापस से कंपनसेट करने के लिए क्या कौन जाता है? क्लोराइड आयन। कहां से कहां पर? प्लाज्मा टू RBC। इस प्रोसेस को, इस शिफ्टिंग को क्या बोला था हमने? क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट का ही नाम क्या था? हैमबर्गर फिनोमिनन। और जो तीसरा है वो कौन सा है? प्लाज्मा डिसॉल्व फॉर्म। कितना परसेंट? 7%। ये कितना था? प्लाज्मा के साथ में ही था और 70% था। ये करिए नोट। अब देखो वो सब कुछ इसमें क्लियर हो गया ना कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे क्या होता है। अच्छा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन टिश्यू में टिश्यू लेवल पे होता है कि एल्वेओलाई लेवल पर? टिश्यू लेवल पर होता है। ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? ये लिखवाऊं कि कर लोगे याद? हो जाएगा ना याद है? दोनों का याद रख लेना ना, कौन सा कहाँ पे क्या होता है।
डन। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। उसके लिए सीक्वेंस याद रखना, ऑक्सीजन की जो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल जो गैस होती है वो कौन सी होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम जो सॉल्युबल है कौन सी है, ऑक्सीजन। अब बताओ जो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल है वही तो जल्दी या फिर फास्टली क्या कर सकती है, डिफ्यूज कर सकती है। तो अगर अपन अपनी बॉडी की बात करते हैं तो अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन डिफ्यूज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इन दोनों का एक याद रख लेना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो CO2 से कितने ज़्यादा सोल्यूबल होती है, 20 से 25 टाइम ज़्यादा सोल्यूबल है। ये तो क्या है, सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। अब बताओ जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आपने न्यूज़ वगैरह में भी आता है, सर्दियों के टाइम पे जो सिगड़ी वगैरह होती है, अंगीठी जो होती है, उसको अपन एक रूम में बंद कर लिया खुद को, मतलब सो गए हैं और उसको वहां पे जला करके रख दिया है, फिर सुबह पता लगता है कि वो तो उठा ही नहीं। सिगड़ी होती है ना तापने के लिए ना, वही बता रहा हूँ तुम्हें भी। हाँ सगड़ी बोलते हैं, ठीक है। जो ये बोल रहा वही मान लेते हैं ना, फिर बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो होता है ना कुछ, ठीक है। तो उसको अगर किसी रूम में अपन ने बंद कर दिया, मतलब सोने के टाइम हो गया है, तो अपन क्या कर देते हैं, जहाँ पे अपन बेड वगैरह जो भी होता है उसके पास में उसको रख देते हैं और रूम वगैरह पूरा लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो उसमें से जो भी चीज़ें जो जलती हैं तो उसमें से जो निकलता है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अपन को पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा डिफ्यूज हो सकती है। तो जब अपन इनहेल करते हैं, अच्छा जब अपन सोते हैं तो क्या इनहेल वो सांस लेना बंद कर देते हैं क्या, चलती रहती है। तो जब अपन इनहेल करेंगे तो बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी बॉडी में जाएगी या नहीं जाएगी, और एज कम्पेयर टू CO2 और ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। अब एक बताता, सभी अपन ने रूम वगैरह सब लॉक कर दिया, विंडो वगैरह भी, क्योंकि सर्दियों में तो खोल के रखते नहीं है। तो बताओ ऑक्सीजन जो आने का जो पासवे है वो कम रहेगा, तो ऑक्सीजन वैसे भी रूम में कम है और CO2 भी कम है। अब रीजन क्या बचा, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो तो वहाँ पे जब जल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बनती जाएगी, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कौन बनता जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या होती है, हार्मफुल होती है, जहरीली होती है, पॉइजनस होती है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर कई बार आपने देखा भी होगा कि ऐसे सिगड़ी वगैरह को जला करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्या, हाँ खुले में तो कोई दिक्कत नहीं, खुले में तो है ना, एनवायरनमेंट में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ऑक्सीजन का भी आपने ब्लॉक कर दिया सब कुछ ही, है ना, और उसमें फिर होता क्या है, इसमें दम घुटने से मौत होती है। अब दम घुटने से मौत होती है तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि चल्ला चल्ला भी लें अपन। सेम प्रोसेस किसमें होता है, अभी जैसे आप बैठे हुए हो तो आपके पास में ऑक्सीजन का है ना एनवायरनमेंट है अभी। तो अब होता क्या है कि जैसे कि नॉर्मली क्या हो जाता है कि आपके ब्लड में अगर CO2 का अमाउंट ज्यादा होने लग जाता है, सफोकेशन का नाम सुना है, वो क्यों होता है। अच्छा जब भी आपको सफोकेशन होता है तो आप क्या करते हो, बाहर चले जाते हो या फिर आपने कहा जो ये माउथ है इसको ज्यादा से इनहेल कर लेते हो, ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो कौन सी चीज ज्यादा हो गई है, CO2 ज्यादा हो गई है। तो आपके ब्लड में अगर CO2 का थोड़ा सा भी अमाउंट ज्यादा होगा ना तो आपकी बॉडी आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करवा देती है, उसको बोला जाता है क्या, सफोकेशन। आपको फीलिंग ऑफ नोजिया होने लग जाता है, ऐसे होने लग जाता है कि दम घुट रहा है मेरा। एक्चुअल में जो घुटता है वो दम नहीं होता है, क्या घुटता है, वो जो ट्रेक है, जो एयर पैसेज रहता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो, तो आपको क्या करेगा, सिग्नल देता है कि भाई सांस ले लो नहीं तो सलट जाओगे। तो आपको खुद को सलटाने से बचना के लिए क्या करना पड़ता है, आपको खुले में जाना पड़ता है। खुले में जाने से मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जहाँ पे ज्यादा इम्प्रूव, ठीक है। या फिर आपने देखा भी होगा ऐसे करने लग जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन आ पाए। बहुत है, हाँ दौड़ते टाइम तो वो तो होता ही, वो तो ब्रीथ रेट हो जाता है। नेक्स्ट अपन ये कर लो नोट, हो गया ना। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं।
देखो रेगुलेशन करने के लिए एक सिस्टम सेंटर पाया जाता है जिसको बोला जाता है RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये लोकेटेड होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में। किसमें? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो कौन सा सेंटर होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, विच इज primarily responsible for रेस्पिरेशन के लिए मेनली जो सेंटर रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? RRC का फुल फॉर्म बताइए। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन सा सेंटर होता है ये? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। यही क्या करता है? moderates the rate of respiration। अभी आप जब बैठे हुए हो, नॉर्मल कंडीशन है तो आपकी ब्रीथ रेट थोड़ी सी क्या है? नॉर्मली वो 12 to 16 वाली है। लेकिन जब आप दौड़ने लग जाओगे तो आपकी थोड़ी सी ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाती है। ये ऐसा सब कुछ काम कौन करवा रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करवा रहा है। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट RRC होता है और यही क्या कर देता है? उसको मॉडरेट कर देता है। क्या कर देता है? मॉडरेट करवा देता है। मॉडरेट करने का मतलब समझ में आता है? कम या फिर ज्यादा कर सकता है। ठीक है। इसी के साथ में एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर? अब ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो पाया कहाँ पे जाता है? पोन्स में पाया जाता है। आपने 3 नाम सुने होंगे ना, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। कौन से वाले ब्रेन के पार्ट होते हैं? ये हैंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। ठीक है। इसको बोला जाता है स्विच ऑफ सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन। अच्छा, अभी अपन 1 मिनट में कितनी ब्रीथ कर पा रहे हैं? 12 to 16। उसका रीजन पता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अगर ये सेंटर नहीं होता ना, अच्छा एक काम करिए, फोर्सफुल ब्रीथ करके देखिए। आप एक टाइम के बाद में आप खुद ही रुक जाओगे। ट्राई करके देखिए, फोर्सफुल ब्रीथ करिए, एक टाइम के बाद में आप अपने आप रुक जाते हो। हाँ, लगा लो जोर, रुकना ही पड़ेगा। किया ट्राई? एक टाइम के बाद में आप ब्रीथ नहीं कर पाते, अपने आप रुक जाते हो। क्यों? इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता ना तो आप ब्रीथ ही करते रह जाते, फिर रुकते ही नहीं। अब होगा क्या कि अगर आप एक साथ में इतनी एयर अंदर ले लोगे, एयर जाएगी कहाँ पे? एल्वुलाई के पास में। तो बताओ, ज्यादा एयर के प्रेशर से एल्वुलाई रप्चर हो सकती है कि नहीं सकती? तो ये आपको क्या है? एल्वुलाई के रप्चर होने से आपको बचा करके रखता है। कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अच्छा, ये काम कब करता है? इंस्पिरेशन में। तो एक बात बताओ, जो बॉडी में एयर है उसको आप कितना भी निकाल लो, बॉडी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कि बॉडी के पास में आप कितना भी फोर्सफुल निकाल लोगे फिर भी हमारी एल्वुलाई में कौन सी रह जाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगी ना। उसको तो आप कभी भी कितना भी जोर लगाओ, कितना भी फोर्स लगाओ, नहीं निकाल सकते। तो हमें जो दिक्कत आ सकती है वो किस में आ सकती है? फोर्सफुल इनहेल करने में। फोर्सफुल इनहेल करने में आ सकती है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, फोर्सफुल अपन इनहेल करते हैं तो एक टाइम के बाद में हम अपने आप रुक जाते हैं इनहेल करते हुए। वो किसका रीजन होता है? वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का होता है। तो ये क्या बोला जाता है इसको? स्विच ऑफ सेंटर ऑफ द इंस्पिरेशन। स्विच ऑफ का मतलब ऐसा नहीं है, फोन के स्विच ऑफ के केस में तो क्या हो जाता है? अपन काम करना बंद कर देते हैं फोन। इसका काम क्या होता है कि इंस्पिरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। अच्छा, अगर बाई चांस ये नहीं होता तो क्या अपन 12 to 16 ले पाते क्या ब्रीथ? कितनी कम होती है, ज्यादा होती? कम होती। मतलब इसकी वजह से जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हुआ है कि कम हुआ है? ड्यूरेशन ज्यादा हो गया है। और उसकी जो लिमिट है वो, अरे अगर ये नहीं होता तो ड्यूरेशन मतलब एक मिनट में अपन कितने ले रहे हैं अभी? 12 to 16 लेते हैं। तो अगर ये नहीं होता तो ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती ना। फिर उसने क्या किया? उस ड्यूरेशन को कम कर दिया है और हमारी रेट को बढ़ा दिया है। इट डिक्रीज दी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन।
अल्टर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और मेनली कौन सा आ जाता है इसमें, इंस्पिरेशन। ये बात समझ में आई क्या सबको? अगर ये नहीं होता तो अपन देखो रुक रहे थे क्या, फिर नहीं रुकते ना, और रुकते नहीं तो 1 मिनट में एक ही ब्रीथ हो पाता, मतलब इसका ड्यूरेशन पहले ज्यादा हो जाता, लेकिन इसने क्या कर दिया, ड्यूरेशन को कम कर दिया। अब जब ड्यूरेशन कम हो गया तो बताओ अपन 1 मिनट में एक की जगह कितने ले पा रहे हैं, 12 से 16 बार ले पा रहे हैं, मतलब उसको अल्टर कर दिया रेट को। ठीक है, एक सिस्टम कौन सा होता है, RRC, दूसरा सिस्टम कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। एक और तीसरा सेंटर बता देता हूं मैं, तीसरा जो होता है उनको बोला जाता है कीमोसेंसिटिव एरियाज। कौन से एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया। और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं वो पाए जाते हैं, एक तो होती है कैरोटिड बॉडी, एक होती है आयोटिक बॉडी। कैरोटिड जो बॉडी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, कैरोटिड आर्टरी, और ये होती है आयोटिक आर्टरी। कभी आपने नाम सुना है आर्क ऑफ एरोटा, सुना है क्या नाम? देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उधर से आयोटा निकल करके जाती है, आयोटा निकल करके इधर भी घूमती है और इधर भी घूमती है, तो वो जो आर्क बनाती है उसको क्या बोला जाता है, आर्क ऑफ एरोटा। अब बता, जो आयोटा है या फिर जो आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो करेगा और उसी पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जब ब्लड फ्लो करेगा और ये जो रिसेप्टर्स है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, देखो नाम क्या है इसका, कीमोसेंसिटिव। कीमोसेंसिटिव का मतलब किसके लिए सेंसिटिव होंगे, ये केमिकल्स के लिए। और कौन से केमिकल हो सकते हैं वो, मेनली CO2 एंड H+ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर CO2 एंड H+ का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है, कहाँ पे, ब्लड में, तो बताओ ब्लड किसके थ्रू फ्लो करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में पंप होने के लिए जाता है ना। अब पंप में होगा तो कैरोटिड आर्टरी में भी जाएगा और आयोटिक आर्टरी में भी जाएगा, और यहाँ पे इसके लिए क्या है, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो बताओ ये इसको सेंस करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, इसको ये सेंस कर लेते हैं। तो देखो जब अपन को सफोकेशन की जो कंडीशन आती है वो किसकी वजह से आती है, CO2 हमारी बॉडी ब्लड में ज्यादा हो जाता है। अब जैसे ही हमारे ब्लड में CO2 ज्यादा हुआ, बताओ कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ये वाले रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब ये वाले रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये सिग्नल भेज देता है किसको, RRC को। और RRC का काम क्या होता है, मॉडरेट दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो RRC वो आपको क्या करवा देता है, फिर ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ करवा देता है, जिससे कि आपकी बॉडी में क्या चल जाएगी, ऑक्सीजन चल जाएगी और आप कैसे हो जाते हो, नॉर्मल हो जाते हो। तो ये जो सेंटर होता है वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, CO2 एंड H+ के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें ऑक्सीजन का रोल है क्या, कहीं नहीं होता। तो ऑक्सीजन का जो रोल है वो लेस सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा ऑक्सीजन का रोल क्यों नहीं है इसमें, आप सोचो, मैं लिखता हूं जब तक। कैरोटिड आर्टरी अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई करवाती है। देखो ऑक्सीजन का जो रोल होता है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब वो ज्यादा इसमें हेल्प नहीं करता। इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये होता है कि अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, ध्यान से सुन रहे हो ना तुम लोग, कि अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ना ज्यादा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो ये सेंटर एक्टिवेट होता। लेकिन जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा तो कंडीशन आ जाती है कौन सी, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया के थोड़े टाइम पे बाद में टाइम नहीं लगता है किसको होने में, एनऑक्सिया को होने में। और जो एनऑक्सिया हो जाता है तो आपकी दिल की धड़कनें बंद हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब ये जो ऑक्सीजन है आपको पता होगा, जो ऑक्सीजन जो चाहिए होती है वो अपने की हार्ट के मसल को भी चाहिए होती है। अगर उसने धड़कना बंद कर दिया तो तुम धड़क पाओगे कि फिर नहीं धड़क पाओगे। तो इसलिए ये लाइन का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर CO2 का अमाउंट भी थोड़ा सा भी अगर बढ़ गया, जितना अमाउंट होना चाहिए उससे अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, मतलब आपको उस कंडीशन तक जाने ही नहीं देता है और ये पहले ही उसको क्या करवा देता है, एक्टिवेट करवा देता है। इसलिए लिखा हुआ है द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट।
क्वाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम होगा ना तब जा करके एक्टिवेट होगा, लेकिन ये जब तक बहुत ज़्यादा कम होगा तो हम बचेंगे नहीं इतने में, तो फिर कोई सेंस है क्या इस सेंटर का। तो जो सेंटर बॉडी में बनाया गया है वो आपको बचाने के लिए कि मारने के लिए है, बचाने के लिए। जैसे वो मैंने बताया ना ऊपर वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, वैसे तो नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ, आप ये भी तो पूछ सकते हो कि अगर बाई चांस सर ये सेंटर हमारा खराब हो जाए तो, हो सकता है ना भाई, किस में प्रेजेंट है ये, पोन्स में प्रेजेंट है, पोन्स की सिकम में गिर गया, मेरा पोन्स ही खराब हो गया, ये सेंटर भी उड़ गया, बताओ तो फिर क्या मैं एक लंबी ये की सांस लिया करूंगा क्या फिर उसके बाद से, नहीं होता है। तो हमारी बॉडी में एक और सिस्टम पाया जाता है जो कि इसके ऊपर ध्यान रखता है कि अगर ये खराब हो जाएगा तो फिर वो चालू हो जाता है, उसको बोला जाता है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या बोला जाता है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये जो काम कर रहा था वो किसके लिए काम कर रहा था, इंस्पिरेशन के लिए। वो जो उसके लिए जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ना हमारी ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं, हमारी एल्वुलाई में पाए जाते हैं, ब्रोंकाई में पाए जाते हैं। तो देखो अगर बाई चांस ये सिस्टम खराब हो गया, मान के चलते हैं कि अगर ये सिस्टम खराब हो गया, इसका मतलब अपन ज्यादा से ज्यादा इनहेल कर पा रहे हैं, और ज्यादा इनहेल करेंगे तो बताओ हमारे पास में जो एयर वो ज्यादा जाएगी। अब एयर ज्यादा जाएगी तो बताओ उनकी जो ब्रोंकाई है और जो ब्रोंक्यूल्स है उसकी जो वॉल होती है उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, नॉर्मल से तो ज्यादा लगेगा, और जैसे ही इस पर प्रेशर ज्यादा लगता है उसके जो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के जो रिसेप्टर है वो उस पर ही पाए जाते हैं, वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो रिसेप्ट इसको क्या दे देता है, सिग्नल दे देता है। मतलब ऐसा नहीं ये खराब है तो फिर तो मजा ही आ गया कि एक ही सांस लूंगा बस पूरे दिन का काम हो गया, है ना। तो देखो होता क्या है कि मेन तो यही है ना, तो अगर ये वाली दिक्कत आएगी तो ये भी किसको सिग्नल देगा, इसको ही देगा, और इधर वाला ही सिस्टम होता तो भी, क्योंकि ये क्या होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। करिए नोट। हाँ डैमेज हो जाता ना एक्सीडेंट वगैरह में।